नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जाम टारगेट पर। हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बायोंसी फ्लोटेशन की बात की, उसमें एक चीज छूट गया था। बात करते हैं फ्लोटेशन से रिलेटेड। एक चीज छूट गया था कि बॉडी फ्लोट कब करेगी या सिंक कब कर जाएगी, डूब कब जाएगी या डूबते हुए कब फ्लोट करेगी, ये चीज बताना आपको भूल गए थे हम। ठीक है, तो ये चीज देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, ठीक। इस लिक्विड में कोई बॉडी जो है तैर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है, पार्शियली डूबी हुई, मतलब जो पार्शियली सिंक करके फ्लोट कर रही है इसमें, ठीक है। इस बॉडी की जो अगर हम बात करें, बॉडी की जो डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी आप कह सकते हैं रो बी है, या फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो बी है, ठीक है, मतलब एस बी। बॉडी की जो है क्या है, डेंसिटी रो बी है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बी है, ठीक है। इसका मान लीजिए वी डैश वॉल्यूम, इसका डूबा हुआ वॉल्यूम बी डैश है और इसका टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम बी है। इस लिक्विड की, ये लिक्विड आपका वाटर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड है, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है रोयल है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस एल है, ठीक है। अब समझिए आप इसको, ये बॉडी फ्लोट कर रही है, तैर कर रही है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस पर ये जो है फ्लोट करेगी, तो बताइए हमको। अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो इस बॉडी के द्वारा जो इतने आयतन के द्वारा जो पानी का हटाया गया वेट होगा, वो इसका वेट के बराबर, बॉडी के वेट के बराबर होगा, तभी तो। जैसे बॉडी का वेट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और इसके ऊपर अब थ्रस्ट कार्य कर रहा है, जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तभी तो बॉडी फ्लोट करेगी, तभी तो बॉडी फ्लोट करेगी, बताइए हमको। नहीं तो बॉडी, अगर ये ज्यादा हुआ तो बॉडी डूब जाएगी, अगर ये ज्यादा हुआ तो बॉडी सतह पे चली जाएगी। इसका मतलब अगर ये पार्शियली डूब कर तैर रही है, इसका मतलब इसका वेट और अब थ्रस्ट बराबर हो गया है, तो ठीक है। सबसे पहले बॉडी, तब यहां पे इस कंडीशन के लिए आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। इसी को आप कह सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। समझ में आया ये चीज? बॉडी के द्वारा वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड किया गया उसी को आप थ्रस्ट बोलते हैं, और ये दोनों बराबर होगा तभी तो बॉडी फ्लोट करेगी, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, रो ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम हो गया। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया गया, वी डैश वॉल्यूम का, और लिक्विड की जो है डेंसिटी क्या है, रो एल इनटू वी डैश, ठीक है। अगर हम इसको लिखें रो वी अपॉन रो एल, ठीक है। अच्छा हमको बताइए, हमको वेट निकालना है, ठीक है। तो ये तो अभी मास ही हुआ ना, डेंसिटी से वॉल्यूम में गुणा करते हैं तो केवल मास आता है। इसमें जब जी से गुणा करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, और जी दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है। तो रो वी अपॉन रो एल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वी अपॉन वी डैश अपॉन बी, रो वी अपॉन रो एल वी डैश अपॉन बी। ये एक जो है इक्वेशन आती है आपकी, ठीक है। और एक इक्वेशन इससे और आती है, अगर हम इस डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी में बदलना चाहें, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमको अगर किसी बॉडी या फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमको अगर ये निकालना है, रो वी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एस बी इंटू रो डब्ल्यू, मतलब रो वी की जगह पर आप लिख सकते हैं बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर की डेंसिटी, रोयल की जगह पर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर की डेंसिटी इक्वल टू वी डैश अपॉन बी। तो वाटर की डेंसिटी कट गई, तो क्या बचा, एस बी अपॉन एस एल इक्वल्स टू वी डैश अपॉन बी, ठीक है। ये चीज, दो चीज संबंध आपके आए, ठीक है, दो संबंध आए। अब आप इससे, इस दोनों संबंध के मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि बॉडी का आयतन इतना है, इस जो है बॉडी की डेंसिटी इतनी है और इतनी डेंसिटी के लिक्विड में डुबाया जा रहा है, तो कितना भाग डूबा रहेगा उसका आयतन निकाल सकते हैं आप। देखिए ये हो गया बॉडी की डेंसिटी, बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये डूबा हुआ आयतन, ये टोटल आयतन। इस संबंध से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार एसएससी में कि दिया था सी वाटर की डेंसिटी 995 शायद केजी पर मीटर क्यूब दिया गया था, नहीं 1055 दिया गया था, और नॉर्मली वाटर का 1000 होता है। तो उसने पूछा था आपका कि कितना भाग डूबेगा उसमें या फिर कितना भाग उठ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की डेंसिटी, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब डूबा हुआ भाग कितना है बॉडी का और बचा हुआ भाग कितना है। तो इस का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम बताते हैं आपका एक जो है वर्क से रिलेटेड चीज, ठीक है, इसको ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कराए हैं उसमें आप जाके देखेंगे तो इससे रिलेटेड हमने कई बार क्वेश्चन कराए जो पिछली बार एसएससी में पूछे गए थे,
ठीक है। और इस बार जो है डीएमआरसी जेईई और यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल सब में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तो आएगा चाहे जो एग्जाम हो। अब मान लीजिए कोई बर्फ है, ठीक है, बर्फ है और पानी में तैर रहा है, ठीक है। तो जो बर्फ की डेंसिटी होती है वो पानी की डेंसिटी से 0.9 गुना होती है। मतलब कहने का कि बर्फ की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, आयतन बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें SB अपॉन SL इक्वल टू V डैश अपॉन V की, मतलब अगर कोई बर्फ पानी में मतलब तैरता है तो कितना भाग उसका पानी के सतह से ऊपर होगा, कितना भाग पानी के सतह से नीचे होगा। तो देखिए ना, इसकी हमने बताई, अगर जो बर्फ की जो आपकी डेंसिटी होती है 0.9 गुना होती है किसके, लिक्विड के, वाटर के, ठीक है। मतलब और ये आपका लिक्विड वाटर हो गया B डैश अपॉन B, ठीक है। तो मतलब आपका हो गया कि एक ये कट गया तो 0.9 अपॉन 1 इक्वल टू V डैश अपॉन V, इसको लिख सकते हैं 9/10 इक्वल टू V डैश अपॉन V। मतलब समझ में आया कि जो आपका V डैश होता है, ठीक है, वो 9 टाइम्स, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, V डैश बराबर आपका हो जाएगा 9/10 B, ठीक है। V डैश बराबर 9/10 B, मतलब आपका कि जो डूबा हुआ भाग होगा वो कितना होगा, 9/10 गुना होगा किसके, पूरे आयतन के, ठीक है। पूरे आयतन के जो डूबा हुआ भाग होगा वो कितना होगा, 9/10 गुना, पूरे आयतन का डूबा हुआ भाग 9/10 गुना होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि जो बचा हुआ लिखेंगे आप, डूबा हुआ भाग या डूबा हुआ आयतन कितना हो जाएगा, 9/10 गुना हो जाएगा पूरे आयतन का, ठीक है। और आप पूछा जाएगा कि कितना भाग ऊपर है, तो बिना डूबा हुआ भाग आपका हो जाएगा कितना, बिना डूबा हुआ भाग भाई वही होगा ना जो ऊपर तैर रहा होगा। तो 9/10 में से 1 में से घटा देंगे तो 1/10 गुना आपका बाहर रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं 0.9 भी आपका डूबा रहेगा और 0.1 भी आपका बाहर रहेगा, ठीक है। 90% भाग डूब जाएगा, 10% भाग आपको ऊपर दिखाई देगा, ठीक। ये बर्फ के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे आपका मेन चैप्टर है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, ठीक है। काइनेमेटिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। काइनेमेटिक्स जो है इस समय डायनामिक्स से ज्यादा ऑब्जेक्टिव में काइनेमेटिक्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम फ्लो की बात करें काइनेमेटिक्स में, तो जो काइनेमेटिक्स में फ्लो को कहते हैं कि डिटरमाइन करने के लिए या फिर उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए या फिर उसका जो है डिस्क्राइब करने के लिए, फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड आए, दो साइंटिस्ट थे आपके, मतलब कह सकते हैं दो जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके फ्लो को डिस्क्राइब किया काइनेमेटिक्स में। एक थे जो है लैग्रेंजियन जो है मेथड था और एक था यूलेरियन मेथड, ठीक है। एक है आपका लैग्रेंजियन मेथड, पहला है लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। काइनेमेटिक्स फ्लो को डिस्क्राइब करने का एक मेथड है लैग्रेंजियन मेथड, एक होता है यूलेरियन मेथड, ठीक है। एक लैग्रेंजियन साहब थे, एक यूलर साहब थे, दोनों ने दिया अपना अपना, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, लैग्रेंजियन ने कहा कि अगर हम किसी भी एक कण को ले लें, एक पार्टिकल को ले लें, ठीक है। एक पार्टिकल की इन्होंने बात की, ठीक है। इन्होंने कहा एक पार्टिकल को आप ले लीजिए और उस पार्टिकल के सारे प्रॉपर्टीज को जाने, कोई फ्लो हो रहा है उस फ्लो के एक पार्टिकल को लीजिए, उसकी डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब हर चीजें, जितना भी चीजें होती हैं फ्लो से रिलेटेड सारी चीजें आप निकाल लीजिए। तो उससे जो आप जो है डिस्क्राइब करेंगे फ्लो को, वो आपका लैग्रेंजियन मेथड होता है। लेकिन यूलेरियन मेथड ने कहा कि किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाले सभी कणों की, कोई एक पॉइंट ले लीजिए फ्लो में और उससे जाने वाले सभी कणों की जो प्रॉपर्टी है उसे आप ज्ञात कर लीजिए, तो इससे फ्लो का डिस्क्रिप्शन दीजिए आप, ठीक है। तो ये यूलेरियन मेथड जो है यही आपका जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, ठीक है। आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली यूलेरियन मेथड यूज होता है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं आपको मिलेगा नहीं, इसको दोनों को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। लैग्रेंजियन मेथड और यूलेरियन मेथड, ठीक है। इसमें दोनों में अंतर यह है कि लैग्रेंजियन ने कहा था कि किसी एक पार्टिकल को आप ले लीजिए और उस पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी को निकाल लीजिए, उससे जो डिस्क्रिप्शन देंगे आप वो होगा जो है लैग्रेंजियन मेथड। लेकिन यूलेरियन मेथड क्या था कि एक पॉइंट से होकर जाने वाले सभी कणों का,
एक पॉइंट से होकर जाने वाले सभी कणों की प्रॉपर्टी आप ज्ञात कर लीजिए, तो कौन सा होगा वो? यूलेरियन मेथड होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो की, स्टेडी, यूनिफॉर्म, ये सब। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इससे पहले जानना जरूरी है। ठीक, तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। हम इसमें जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखवाएंगे, तो आप जो है पॉइंट्स को नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा हो, नोट करना ज्यादा अच्छा होता है हमारे हिसाब से। ठीक है, पहला है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस जो है प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप कंजर्वेशन ऑफ मास। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस पर आधारित होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हुआ मतलब आपका अगर कोई पाइप है, ठीक है, कोई भी पाइप है, एक सेक्शन ये हो गया आपका, एक सेक्शन ये, इसको 1 मान लो, अगर इसको 2 मान लो, तो यहां से इस सेक्शन से होकर जाने वाले फ्लूइड का मास पर सेकंड, ठीक है, मास फ्लो पर सेकंड जो यहां पर होगा वही यहां पर भी होगा। ठीक है, ये आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो है एजम्पशन होता है। एजम्पशन का मतलब कह सकते हैं, हाँ, प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है कि जो है प्रत्येक सेक्शन पर, किसी भी पाइप फ्लो में प्रत्येक सेक्शन पर जो मास फ्लो रेट होता है पर सेकंड, वो आपका क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि मास आपका जो है कंजर्व रहता है हमेशा। ठीक है, तो पहला इसमें हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के आधार पर आप लोग जो पढ़े हैं, रो A1 B1 इक्वल टू रो A2 V2, यही आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। ठीक है, रो A1 B1 आपका मास फ्लो रेट होता है। ठीक है, मास फ्लो रेट पर सेकंड। ठीक है, मास फ्लो रेट वही चीज, मास फ्लो रेट पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। ये एप्लीकेबल किसके लिए होती है? एप्लीकेबल फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। मतलब आपका ये आपका कंप्रेसिबल तथा इनकंप्रेसिबल दोनों फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है, और 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए। सब पॉइंट्स लिख लीजिए आप, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल फ्लो। ठीक, समझ में आया? ये हो गया पहला। दूसरा एजम्पशन इसमें क्या था? दूसरा एजम्पशन क्या था? यही सारे एजम्पशन हो गए ना। देखिए, कंजर्वेशन मास पर आधारित है, मतलब जो है इसका मतलब कह सकते हैं एप्लीकेशन जो आपका है वो है क्या? प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन का प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रो A1 B1, मतलब इस सेक्शन से जाने वाला मास प्रति सेकंड इस सेक्शन पर जाने वाले मास प्रति सेकंड पे बराबर होगा। और जो ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है आपका? ये होता है आपका कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों तरह के फ्लो के लिए, और 1 डायमेंशनल फ्लो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो मेन प्रारूप होता है। ठीक है, मेन मतलब ये तो हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। आप डिफरेंशियल फॉर्म में देखें कि अगर कंप्रेसिबल फ्लो है या इनकंप्रेसिबल फ्लो है, उसके लिए मेन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो इसकी मेन इक्वेशन होती है डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मेन कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी यही है। दिख रहा है कि नहीं? जो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स अपॉन रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई अपॉन रो बी प्लस डेल बाई डेल जेड आप रो ओमेगा। ठीक है, इसमें हम बताते हैं आपको, रो जो होता है आपका वो डेंसिटी है लिक्विड की। जो भी लिक्विड आपका पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी क्या है? डेंसिटी है। यू क्या है? यू मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। v क्या है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? z डायरेक्शन में वेलोसिटी। मतलब ये आपका था 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए फार्मूला, लेकिन ये आपका 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए आ गया। x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, z डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो आप यही लगाएंगे। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप, अगर फ्लो आपका इनकंप्रेसिबल हुआ, मतलब कंप्रेसिबल नहीं है, इसका मतलब कि सभी सेक्शन पर यहां पर जो वाटर की डेंसिटी होगी या फिर लिक्विड की डेंसिटी होगी वही तो यहां पर होगी। मतलब अगर आपका फ्लो इफ फ्लो क्या है? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब आयतन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रो जो होगा आपका क्या होगा?
कांस्टेंट होगा, तो इस रो कांस्टेंट होगा, तो इसके लिए इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखें तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि रो आपका कांस्टेंट है, रो सारे में से कॉमन होकर इधर जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल बाय डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, किसके लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए। मतलब आप कह सकते हैं वाटर के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि वाटर आपका इनकंप्रेसिबल माना जाता है, आइडियल फ्लूइड के नजदीक माना जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए। एक और पूछा जाता है आपसे, ठीक है, एक डिफरेंशियल फॉर्म और पूछा जाता है आपका, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल रो अपॉन रो, ठीक है, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल रो अपॉन रो प्लस डेल वी अपॉन वी इक्वल टू जीरो। ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ये भी आपका फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये तीनों, ये चारों आपका दिखे, 1 2 3 4, चार फॉर्मूले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की, अगर आपको कहीं चारों दिखते हैं ऑप्शन में, तो आपसे अगर कोई पूछा जाता है तो चारों देखिएगा। एक और है इसका, एक और इसी बोर्ड पर लिख देते हैं, जिससे आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, ठीक। यहां पे लिख देते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अगर कोई मतलब पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि थीटा डायरेक्शन में आपका अगर हो जाए तो आप वहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो होता है डेल अपॉन डेल आर, डेल बाई डेल आर, आर यू आर प्लस डेल बाई डेल थीटा यू थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक। ये आपका होता है पोलर फॉर्म में, ठीक है, डेल बाई डेल आर, आर यू आर प्लस डेल अपॉन डेल थीटा यू थीटा, ठीक है। ये थीटा डायरेक्शन में आपका, थीटा डायरेक्शन का मतलब अगर किसी फ्लूइड अगर हम रोटेशन ले लें, मान लीजिए 360 डिग्री है, ठीक है, यहां से थीटा डिग्री पर रोटेशन पर वेलोसिटी कंपोनेंट ज्ञात करें। हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर ही जो है वेलोसिटी कंपोनेंट ज्ञात करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो है, जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, उससे थीटा डिग्री रोटेशन पर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, तो वही चीज आपका रोटेशनल फ्लो है। अगर आपका, ठीक है, रोटेशनल फ्लो है तो वहां के लिए ये चीज है, ठीक है, वहां के लिए है, ठीक। तो आप ये सारे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से आ जाएगा। अच्छा, हमको बताइए, इससे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप लगा नहीं लेंगे, इससे यही पूछा जाता है, इसी पे न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल और पूछा जाता है कि आपका फ्लो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ये सब हम तब पढ़ाएंगे जब आपको हम अभी इसी में पोटेंशियल फंक्शन और स्टीम फंक्शन पढ़ा देंगे, तब उसमें बताएंगे कि फ्लो आपका पॉसिबल है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। पूछा जाता है इसमें कि दे दिया जाएगा कि वेलोसिटी इक्वेशन ये है आपका, और इससे बताइए कि इस पॉइंट से होकर जाने के लिए फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, तो वो चीज आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो वो चीजें अभी आपकी हम क्लियर करेंगे कब, जब हम आपको पोटेंशियल फंक्शन समझा देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई आपको, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन समझ में आई। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन कई टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं आपके, ठीक है। एक्सीलरेशन आपके 3 टाइप के होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। पहला एक्सीलरेशन होता है आपका लोकल एक्सीलरेशन। लोकल एक्सीलरेशन, लोकल एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर मान लीजिए ये पाइप ये फ्लो हो रहा था, इस पॉइंट पर हमने समय के साथ, इस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर समय के साथ वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, वेलोसिटी परिवर्तन की दर से जो एक्सीलरेशन प्राप्त होता है, उसे हम लोकल एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो एल आपका हो जाता है वो डेल यू अपॉन डेल टी कह सकते हैं, या डेल बी अपॉन डेल टी, या डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये आपका होता है लोकल एक्सीलरेशन, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट पर समय के साथ वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण जो आपका एक्सीलरेशन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, लोकल एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट गिवन पॉइंट, ठीक। अब दूसरा है आपका लोकल के बाद कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होता है? कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन मतलब हो गया किसी स्थान, मतलब स्पेस परिवर्तन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वेलोसिटी में जो परिवर्तन की दर होती है, उसे कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी परिवर्तन मतलब वेलोसिटी जो है, अगर आपका देखा जाए तो स्पेस का फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी परिवर्तन की जो दर होती है, उससे जो आपका एक्सीलरेशन प्राप्त होता है, उसे कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन करते हैं। AC बराबर क्या होता है आपका, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन फंक्शन किसका होगा, XYZ का, ठीक है, मतलब किसी स्पेस का, ठीक, किसी पॉइंट का फंक्शन होगा। एक हो जाए आपका नॉर्मल एक्सीलरेशन, थर्ड आपका हो जाएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन an बराबर होता है आपका, नॉर्मल एक्सीलरेशन मतलब अगर कोई फ्लो आपका कर्व पाथ पर हो रहा है, ठीक है, कर्व पाथ पर हो रहा है, तो वहां पर जो होता है आपका एक्सीलरेशन वो आपका होता है किसका, उसे हम कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है v²/r, मतलब जो बेंट की, मान लीजिए कोई बेंट पाइप है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है, तो यहां पर जो फ्लो के वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम एक्सीलरेशन कहते हैं, तो उसे हम कौन सा कहेंगे, नॉर्मल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं आगे, एक्सीलरेशन आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो की, ठीक है। सबसे पहले जो आपका पूछा जाता है कि कौन सा फ्लो है, क्या मतलब कैसे कहेंगे कि स्टेडी फ्लो है, कैसे कहेंगे यूनिफॉर्म फ्लो है, इस चीज की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आप कुछ लाइंस की, जैसे पाथ लाइन की अगर हम बात करें, सबसे पहला लाइन है आपका पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है, किसी एक फ्लूइड पार्टिकल को ले लीजिए आप, उस फ्लूइड पार्टिकल का समय के साथ जो स्थान होगा, मतलब अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है ये, और ये इसका बिंदुपथ आप क्या करिए, मतलब समय के साथ ये जिस रास्ते से होकर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस रास्ते से होकर जा रहा है, इस बिंदुपथ को आप मिला दीजिए, ठीक है, और ये जो लाइन प्राप्त होती है इसी को हम क्या कहते हैं, पाथ लाइन। पाथ लाइन, ठीक है, मतलब किसी एक फ्लूइड पार्टिकल का जो मतलब बिंदुपथ होता है, जिससे वो अपनी सारी दूरी तय करता है, जिस बिंदु से होकर जाता है वो पार्टिकल, उस बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, पाथ लाइन एक दूसरे को कभी काट सकती है कि नहीं, अरे भैया ये बताओ, एक कण इधर से जा रहा है, दूसरा कण इसके साथ से चला जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो पाथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है, ये खुद को भी इंटरसेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये पार्टिकल अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो हुआ और ये पार्टिकल घूम के इधर से फिर से चला गया तो ये एक दूसरे को काट कर सकती है और खुद को भी काट सकती है, ठीक है। ये आपकी कर्व लाइन भी हो सकती है, ठीक है, पाथ लाइन आपकी कर्व भी हो सकती है, ठीक। तो पाथ लाइन की यही प्रॉपर्टी होती है कि किसी, इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए तो किसी एक पार्टिकल का ले लीजिए, एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु से होने वाली लाइन खींच दीजिए, और वही आपका क्या कहलाएगा, पाथ लाइन कहलाएगा। और ये अपने आप को भी काट सकती हैं और दूसरी पाथ लाइन एक दूसरे को काट भी सकती हैं। अगला है आपका स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन जो आपके रिनार्ड साहब थे, उन्होंने जो है आपका जो है फ्रिक्शन फैक्टर निकालने के लिए HF बराबर 4FLV² जो है अपॉन 2GD के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहीं से स्ट्रीक लाइन से किया था। क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए आपका पाइप फ्लो है, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, या इस पॉइंट से होकर जाने वाले सभी कणों की वह रेखा जो किसी एक पॉइंट से जाने वाले सभी कणों की दिशा या दशा को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रीक लाइन की परिभाषा ही आपसे पूछी जाती है, तो क्या कहेंगे, किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाले समस्त कणों की वह रेखा जो किसी एक पॉइंट से जाने वाले समस्त कणों की जो है दिशा को बताती है या स्थिति को बताती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन। अगला है हमारा स्ट्रीम लाइन, इसे फिलामेंट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन की कभी कभी इक्वेशन पूछता है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है, डेल एक्स अपॉन यू प्लस डेल वाई अपॉन इक्वल टू होगा डेल वाई अपॉन बी, ठीक है, ये होता है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और भी हम इसको बताएंगे, डेल वाई अपॉन बी इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब हम आगे इसको अभी आपको आगे बताएंगे जब पोटेंशियल फंक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है, ये अभी जान लीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रीम लाइन की। देखिए सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रीम लाइन कैसी है, काल्पनिक रेखा है। स्ट्रीम लाइन आपकी काल्पनिक रेखा है, और दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है कि स्ट्रीम लाइन पर अगर कोई स्ट्रीम लाइन है आपकी दी हुई, स्ट्रीम लाइन पर आप कोई स्पर्श रेखा खींचिए, मान लीजिए आपकी स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन पर यहां पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहां पर जो पार्टिकल होगा
ये जो स्ट्रीम, ये जो आपकी दिशा है स्पर्शी की, वो इस पार्टिकल का वेग की दिशा उसी समय बताएगी। मतलब अगर किसी स्ट्रीमलाइन के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु से होकर जाने वाले पार्टिकल का उस समय जो है वेग की दिशा ये जो है स्पर्शी बताती है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं स्ट्रीमलाइन के बारे में। स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ना स्ट्रीमलाइन खुद को काट सकती है। ठीक है, और एक बात और होता है, सारी प्रॉपर्टीज को लिखते रहिएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ना खुद को काट सकती है। और स्ट्रीमलाइन के अगर स्पर्शी खींच रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन के किसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक, कैसे भैया, अगर ये मान लीजिए थीटा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, मतलब बी कॉस 90, मतलब कॉस 90 का मान 0, मतलब 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रीमलाइन के परपेंडिकुलर किसी भी वेलोसिटी कंपोनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेडी फ्लो की, टाइप्स ऑफ फ्लो की। लाइंस आपको सारी समझ में आई? ठीक है, अब बात करेंगे फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो की। स्टेडी फ्लो, सबसे पहले बात करेंगे स्टेडी फ्लो की। क्या है स्टेडी फ्लो? स्टेडी फ्लो क्या होता है कि जो किसी भी बिंदु पर समय के साथ जो आपके फ्लूइड पैरामीटर्स होते हैं वो आपके चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर हम बात करें कि किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए हम ये सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, इस सेक्शन पर समय के साथ, मतलब समय बदलता रहे, लेकिन इस सेक्शन पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, और भी चीजें, मतलब जो भी विस्कोसिटी हो गया आपका, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्टेडी फ्लो कहलाएगा। मतलब अब हमने कहा कि किसी एक पार्टिकल पॉइंट, मतलब किसी एक जो है, मतलब किसी भी एक बिंदु पर या किसी एक सेक्शन पर समय के साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी नहीं चेंज हो रही है। मतलब आपका क्या हुआ, समय के साथ, मतलब डेल यू अपॉन डेल टी का मान 0 है। मतलब स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। ये चीज नोट कर लीजिए, स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सीलरेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और जो अगर आपका दिया है वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अगर आपका दिया है वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब अगर वेलोसिटी किसी प्लेस का फंक्शन, हमने क्या कहा, किसी प्लेस पर समय के साथ अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन है, किसी एक प्लेस का, किसी एक बिंदु का, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ये है, तो उसको हम कौन सा फ्लो कहेंगे, स्टेडी फ्लो। अगर आपका दे दिया वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड या फंक्शन ऑफ स्पेस, तो आप कौन सी कहेंगे, कौन सा फ्लो कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो दो चीज याद रखिए इसमें, लोकल एक्सीलरेशन का मान 0 होता है, वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है, जो है एक्स वाई जेड का, और तीसरा चीज है इसमें जो आपका क्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम बात करें स्टेडी फ्लो में तो प्रत्येक सेक्शन पर जो डिस्चार्ज होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्टेडी फ्लो के लिए प्रत्येक सेक्शन पर डिस्चार्ज का मान क्या होगा, समान होगा। और इसमें जो स्टेडी फ्लो में पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन जो है सब क्या होती हैं, आइडेंटिकल। पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन क्या होती है आपकी, सब आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सब आप जो है सब इसमें जो है दिखती है, मतलब सब आप बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आप जो है अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर ये एग्जांपल की बात करें कि कहां पर आपको स्टेडी फ्लो दिख जाएगा, ठीक है, स्टेडी फ्लो कहां पे दिख जाएगा, तो एग्जांपल लिख लीजिए आप। एग्जांपल होगा जो आपके पंप होते हैं, पंप के डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप में जो फ्लो होता है वो आपका क्या होता है, स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो फ्लो इन डिलीवरी और सक्शन पाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, फ्लो इन डिलीवरी and suction pipe of centrifugal pump। ठीक है, ये आप एग्जांपल लिख लीजिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके सेक्शन और डिलीवरी पाइप में जो फ्लो कैसा होगा, स्टेडी फ्लो होगा। फ्लो इन वेयर वाल्व, देखिए जहां पर फ्लो आप क्या क्या कह सकते हैं, वहां पर जहां पर वाल्व को सडनली क्या कर रहे हैं, सडनली आप क्या कर दे रहे हैं, क्लोज, ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, ओपन, तो वहां पे जो फ्लो होगा आपका क्या हो जाएगा, स्टेडी फ्लो हो जाएगा। अगर आप सडनली क्लोज कर दे रहे हैं तो वहां पर स्टेडी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्टेडी फ्लो में यही पूछा जाएगा कि लोकल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। वेलोसिटी किसका, स्पेस का फंक्शन होता है। इसकी परिभाषा अगर पूछे तो आप लिखिएगा कि किसी बिंदु पर समय के साथ उसके फ्लूइड पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं। इसमें जो है पाथ लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन सारी आइडेंटिकल होती हैं और डिस्चार्ज का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कोई पाइप है और यहां पर भी डिस्चार्ज समान है, यहां पर डिस्चार्ज समान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मतलब स्टेडी फ्लो हो जाएगा, लेकिन कभी यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगला है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। दूसरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक, अब बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो की। हमने स्टेडी फ्लो में कहा कि किसी बिंदु पर या किसी स्पेस पर जो समय के साथ वेलोसिटी या सारी पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं तो हम कौन सा कहते हैं, उसे स्टेडी फ्लो। लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो में होता है कि मतलब जो है किसी समय पर कोई एग्जैक्ट टाइम ले लीजिए। ठीक है, ये पाइप फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आप 9:15 पर आप गए और सभी सेक्शन पर चेक किए, किसी एक टाइम पर सभी सेक्शन पर जो वेलोसिटी मतलब जो फ्लूइड पैरामीटर्स होते हैं, वेलोसिटी, डेंसिटी, हर चीज अगर समान है तो आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। हमने स्टेडी फ्लो में कहा कि किसी भी समय जाइए, समय कोई भी हो, लेकिन एक सेक्शन पर जो होगा सारे पैरामीटर समान होंगे। लेकिन ये कह रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो कह रहा है कि समय आपका निश्चित हो, किसी एक समय पर जाइए और सभी बिंदु पर आप चेक करिए तो वहां पर फ्लूइड पैरामीटर समान हो, तो आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आया स्टेडी और यूनिफॉर्म में? स्टेडी का मतलब होता है कि किसी एक जो है स्थान को पकड़ लीजिए, आप किसी एक स्थान को पकड़ लीजिए और किसी भी समय जाइए आप और वहां पर देखेंगे तो सारे पैरामीटर समान है, तो स्टेडी फ्लो होगा। लेकिन किसी एक समय को पकड़िए और प्रत्येक स्थान पे चेक करिए, अगर सारे पैरामीटर समान है तो कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई ना? ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं इसमें आपका क्यू कांस्टेंट होगा, इसमें भी डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो जो होगा आपका लैमिनार होगा, विस्कस फ्लो होगा। ठीक है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो करेगी। ठीक है, ऐसा उसमें नहीं था, स्टेडी फ्लो में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन इसमें क्या होगा, अब देखिए हमने कहा कि किसी समय पर प्रत्येक सेक्शन पर अगर की फ्लूइड पैरामीटर समान है, मतलब वेलोसिटी आपका किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, समय की बात हो रही है, तो इसके लिए अगर कहता है वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम तो कौन सा हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म फ्लो। दूसरा हमने कहा कि प्रत्येक स्थान पर आपका जो है फ्लूइड पैरामीटर समान होते हैं, मतलब स्थान की बात आ गई तो कौन सा, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन इसमें 0 होगा, मतलब कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप समझेंगे, AC बराबर U, ऐसे मान लीजिए U डेल U अपॉन डेल X। ठीक है, तो ये आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, U डेल U अपॉन डेल X, ये आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर्मूला अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे इससे रिलेटेड, तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और इससे रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल कराना था, थोड़ा सा छूट गया, टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा देते हैं फिर उसको कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 हो गया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल इसके लिए क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपको यूनिफॉर्म फ्लो चाहिए तो क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं, देखिए स्टेडी, अगर आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे है और क्यू दो जगह पर कांस्टेंट है तो ये आपका स्टेडी फ्लो हो जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर ये है क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ समान है और क्यू कांस्टेंट है तब ये आपका स्टेडी भी होगा, यूनिफॉर्म भी होगा। ठीक है, तो अब यही बात करेंगे हम। ठीक है, यूनिफॉर्म और स्टेडी की बात करें अगर, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म और स्टेडी की बात करें हम, तो मान लीजिए एक पाइप है आपकी। ठीक है, एक पाइप ये है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन आपका समान है। ठीक है, पूरे में, और एक पाइप ये है, इसमें भी क्रॉस सेक्शन आपका समान है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन आपका समान है, ये पतला दिख रहा है लेकिन क्रॉस सेक्शन हमने बताया दोनों समान है। तो ये बताइए इसमें कौन सा फ्लो होगा, इसमें कौन सा फ्लो होगा। हमने आपको बताया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शन समान होने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर एरिया समान हो जाए तो क्रॉस सेक्शन समान है, नहीं, बेंड नहीं होना चाहिए, सीधी रेखा में जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। मतलब ये आपका स्टेडी और यूनिफॉर्म दोनों फ्लो होगा, स्टेडी और यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इसमें देखिए यहां पर भी डिस्चार्ज समान है, यहां पर, इसका मतलब स्टेडी तो होगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या, नॉन यूनिफॉर्म। अगर अब आपको दे दिया जाए कंडीशन तो आप पहचान लेंगे ना कि स्टेडी और यूनिफॉर्म कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेडी, यूनिफॉर्म, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, हमने जो है स्टेडी बता दिया। अनस्टेडी क्या होगा? उसका जस्ट उल्टा। अगर वेलोसिटी पैरामीटर समान नहीं है तो अनस्टेडी हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वही चीज, उसका उल्टा। अगर जो है सारे पैरामीटर समान नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। ये चीज आप समझते हैं, ठीक है। हमको ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। आपको अगर एक यूनिफॉर्म क्लियर हो जाता है तो उसका जस्ट अपोजिट आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम आपको नहीं बताएं, लेकिन आप समझदार हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशनल फ्लो की। रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो क्या होता है? जब कोई फ्लूइड पार्टिकल फ्लो के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट जो है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। रोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है पार्टिकल, वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेट करते हुए फ्लो करता है, ठीक है। आपको लगेगा कि मतलब रोटेशनल है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं है। ये आपका जो भी लैमिनार फ्लो होता है, विस्कस फ्लो होता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, ठीक है। रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल अगर देखा जाए तो कौन सा फ्लो होगा? देखिए, लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो है ना, विस्कस फ्लो, ठीक है, विस्कस फ्लो, लैमिनार फ्लो, विस्कस फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो, ये सब आपके रोटेशनल फ्लो के उदाहरण है, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम इसके लिए नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या है? नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। पूछा जाता है कि अगर जो फ्लो आपका रोटेशनल है तो वह जो है बर्नौली फ्लो आपका मतलब बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल होगी कि नहीं? तो नहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब आपका ये हो गया आपका रोटेशनल फ्लो। देखिए, रोटेशनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, आप देख लीजिए थोड़ा सा। अगर एक्स डायरेक्शन में आपको पूछा गया है रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा एक्स पूछा गया है, तो आप क्या करिए? 1/2 लिख दीजिए, यहां पर ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। फिर बीच में क्या लगा दीजिए? आप माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? माइनस, ठीक है। बीच में आप क्या लगा दीजिए? माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब x पूछा है तो यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ z लिख दीजिए, ठीक है। ये इस z का कंपोनेंट क्या होता है? ओमेगा, y का कंपोनेंट क्या होता है? डेल v, ठीक है। x डायरेक्शन में आपका ये हो जाएगा। लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, याद करने का तरीका, ठीक है। अगर हम पूछ लिया रोटेशनल वेलोसिटी किसमें? रोटेशनल वेलोसिटी आपका y डायरेक्शन में पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या? z, यहां पर क्या लिखेंगे? x, ठीक है। x का क्या होता है? डेल u, और z का क्या होता है? डेल ओमेगा, ठीक। अगर यही पूछ लिया आपसे कि z डायरेक्शन में, तो 1/2 लिखिए, यहां पर जो है z का क्या हो जाएगा? x और y, ठीक है, y के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? b, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? u, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका रोटेशनल वेलोसिटी के फॉर्मूले तीनों, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। इस चीज को जो है जानना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक, आगे की बात करेंगे फिर। आपको दे दिया जाए तो आप एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। लिखा है आपका द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन, मतलब फ्लूइड फ्लो में आपका वेलोसिटी जो वेक्टर है वो आपको दिया है। द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इन वेलोसिटी इन द क्या है कि द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन, v बराबर आपको दिया है, v बराबर दिया है जो है 4x³ i, ठीक है, माइनस 10x² y इंटू जे, ठीक, ये हो गया, प्लस 2tk, ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल एट मतलब स्पेस आपको दे दिया, एट कहां पे? 213 पर, और टाइम आपको दिया है 1 मिनट, ठीक है। टाइम आपका 1 यूनिट दे दिया है, 1 यूनिट, मतलब यूनिट कुछ भी नहीं ली जाती है इसमें, ठीक है। ये चीज आपको दिया है। अब आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। एक्सीलरेशन एंड फ्लूइड फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है।
देखिए हमने आपको सारे एक्सेलरेशन सारे वेलोसिटीज बताई, लेकिन एक चीज थोड़ा सा छूट गया, वो चीज आप ध्यान दीजिए। क्या होता है कि देखिए अगर वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है आपका ए आई, ऐसे लिखा जाता है यू आई प्लस वी जे प्लस ओमेगा के, ठीक है, ये होता है आपका मेन वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी यही होती है। अगर यही हम पूछा जाए आपसे कि एक्सीलरेशन, ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमको एक्स डायरेक्शन में ax होता है, वाई डायरेक्शन में ay होता है, ओमेगा जेड डायरेक्शन में az होता है। तो अगर इसको निकालेंगे रिजल्टेंट तो अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ax निकालते कैसे हैं, ठीक है, ax निकालते कैसे, मान लीजिए वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है, और आपको ax निकालना है x डायरेक्शन में, तो ax आपका होता है क्या, ठीक है, u डेल u अपॉन डेल x प्लस v डेल u अपॉन डेल y प्लस ओमेगा डेल u अपॉन डेल z प्लस डेल u अपॉन डेल t, ठीक है। ये आपका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। y डायरेक्शन में निकालना हो क्या हो जाएगा, b मतलब u डेल v अपॉन डेल x प्लस v डेल b अपॉन डेल y प्लस ओमेगा डेल बी अपॉन डेल जेड प्लस डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो आपके लोकल एक्सीलरेशन होते हैं, ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होते हैं आपके ये क्या कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होते हैं, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर वही जेड डायरेक्शन में निकाला जाए, आपका जेड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका u डेल ओमेगा अपॉन डेल x प्लस b डेल ओमेगा अपॉन डेल y प्लस ओमेगा डेल ओमेगा अपॉन डेल z प्लस, ठीक, तो ये z डायरेक्शन में आपका हो जाएगा ओमेगा जो है डेल ओमेगा अपॉन डेल z प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल t, ठीक है। ये सारे पोर्शन आपके जो होते हैं वो आपके कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन होते हैं, ये वाला पोर्शन आपका लोकल एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ax ay और az निकाल के रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का तो कुछ पोर्शन हम कराएंगे, कुछ पोर्शन आपको दे देंगे, कल आप करके आइएगा और बताइएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम कल इसको कराएंगे पूरा, लेकिन आज का समय भी ज्यादा हो रहा है इसलिए एक पोर्शन आपका करा देते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना आपको बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आपने, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से वापस करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे ये पोर्शन होगा क्या, u होगा ना, u आई होता है ना, तो u बराबर आपका 4x क्यूब दिया है, x की वैल्यू 2 है, यानी 4 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 जो 32 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 यूनिट। v बराबर आपका क्या दिया है, -10 x स्क्वायर y, इसका मतलब -10 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू y कितना दिया है 1, मतलब हो जाएगा 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट हो जाएगा, ये आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा आपका z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 2t के, मतलब 2t हो जाएगा, और t का दिया है 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट। अब हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी ज्ञात करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है। u क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 32 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालेंगे तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, u आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब इस इक्वेशन में जो u आया है आपका, तो b बराबर आप लिख देंगे क्या 32i माइनस में आपका क्या आया 40, ये 40 माइनस में आया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -40 के जे -40j, ठीक है, प्लस 2k, ठीक है, ये हो गया। अब u ये आपका हो गया 32 और v हो गया -40 और z हो गया आपका क्या k, ओमेगा मतलब जो है 2 हो गया। तो यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल लेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे ax निकालेंगे। तो हमने ax का बताया कैसे, ax डायरेक्शन में आप कन्वेक्टिव जो है कन्वेक्टिव और लोकल एक्सीलरेशन निकालेंगे, y डायरेक्शन में निकालेंगे, z डायरेक्शन में निकालेंगे, उसके बाद इसका अंडर रूट करके निकाल लेंगे। हम कल इसको बताएंगे ये चीज, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और इतना आप करिए, उसके आगे इसको ट्राई करिएगा, ax ay az आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको डिफरेंशिएशन करना है बस, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर बताइए, और फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और बने रहिए एग्जाम टारगेट पर। आपका एसएससी अच्छा होगा इस बार, ठीक है। धन्यवाद।